नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की जो होने वाली एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो हम मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में अधिगम का भाग 4 लेकर हम आज इसमें बहुत सारे प्रश्नों पर हम दृष्टिपात करेंगे और उसके साथ ही अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत जो हैं उनके प्रतिपादक के नाम हम आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगें, हमारे वीडियो अच्छे लगें, तो आप उन वीडियोज़ को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर बिना रुके हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाला प्रक्रम जो है ये उसे क्या कहते हैं? तो वो है अधिगम। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो साहचर्य स्थापित होता है उस प्रक्रम को हम, उस प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। अगला है अधिगम का स्थानांतरण की हम बात करते हैं। अधिगम के स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम के स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा शून्य स्थानांतरण। अंतरण भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं, हिंदी में अंतरण भी बोलते हैं। तो सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है अधिगम का? एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सहायक यदि हो रहा हो तो कहते हैं कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है। और यदि एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में बाधक बन रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण हुआ है। और यदि एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, न तो सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है न तो नकारात्मक प्रभाव, तो ऐसा स्थानांतरण अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात है, व्यवहार शब्द का प्रयोग की बात है मात्र। तो यह है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि व्यवहारवाद का जनक अगर पूछे तो वाटसन है और व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो मैकडूगल है। तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का पहली बार यूज किया था। किस पुस्तक में अगर पूछता है तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये विलियम मैकडूगल की पुस्तक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अब हम चलते हैं सीखने के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक को हम इकट्ठा एक जगह देख लेते हैं और ये पूछे जाते हैं, ये पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जगह पर हमने सीखने के सिद्धांत को रखा है। तो चलिए देखते हैं। व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो वाटसन है। और प्रतिपादक की अगर बात किया जाए, प्रतिपादक यानी उसको मानने वाले, तो गुथरी भी व्यवहारवादी हैं, गुथरी भी व्यवहारवाद को मानते हैं। गेस्टाल्टवाद को मानने वाले लोग कौन कौन से हैं? कोहलर, कोफका एवं बर्दाइमर। पुनर्वलन सिद्धांत को मानने वाले लोग कौन से हैं? हल एवं स्किनर। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि पुनर्वलन सिद्धांत का जनक कौन है तो वो हल है। ये ध्यान रखिएगा आप
लेकिन पुनर्वलन को मानने वाले हल एवं स्किनर ये दोनों हैं। इसी तरह से व्यवहारवाद को मानने वाले दोनों हैं, लेकिन जनक पूछा जाए तो वाटसन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जनक कौन है, तो वो है स्किनर। शास्त्रीय अनुबंधन का जनक कौन है? शास्त्रीय अनुबंधन, इंग्लिश में क्लासिकल अनुबंधन, कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी भी इसी को कहते हैं, इसके जनक हैं पावलोव। फिर आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? तो जनक की बात आए तो वो जीन पियाजे हैं, और संज्ञानात्मक सिद्धांत को मानने वाले जीन पियाजे और ब्रूनर ये दोनों हैं। चिन्ह सिद्धांत किसका है? साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, चिन्ह सिद्धांत, सीखने का चिन्ह सिद्धांत, तो ये है टॉलमैन का। फिर उसके बाद प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? तो वो है थॉर्नडाइक का। अब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? तो ये भी थॉर्नडाइक का। समीपता का सिद्धांत किसका है? तो यह है गुथेरी का। और समीपता का सिद्धांत जो है ये व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि समीपता के सिद्धांत के जनक कौन है? तो वो है गुथेरी। सूचना प्रक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? तो वो है मिलर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक बंडूरा। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के जनक कर्ट लेविन। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्र सिद्धांत। टोपोलॉजिकल थ्योरी भी इसको बोलते हैं, ये ध्यान रहे। तो कर्ट लेविन है टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो ये कर्ट लेविन है। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की अगर बात आती है तो है आशुवेल। अब हम आगे चलते हैं। किस कारण से व्यवहारवाद में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं? व्यवहार में किस कारण से व्यवहार में हुए परिवर्तन को? देखिए, व्यवहार में परिवर्तन कुछ कारण से होता है। व्यक्ति के या प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन कुछ कारण से होता है। तो किस कारण से व्यवहार में, यदि क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन ही तो सीखना है, लेकिन हर प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है। परिभाषाएं ये दी हुई हैं कि व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, लेकिन हर प्रकार का परिवर्तन सीखना नहीं है। कुछ कारण हैं जिनके कारण से व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो वही सीखना है। तो कौन से कारण है? अभ्यास के कारण, यानी प्रैक्टिस के कारण यदि परिवर्तन हो रहा है प्राणी के व्यवहार में, प्रशिक्षण के कारण यदि प्राणी या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, अनुभव के कारण परिवर्तन हो रहा है, तो वही सीखना है। और परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, तो वो है नहीं। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं है। अगर बुखार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो सीखना नहीं है। यदि किसी की तबीयत खराब है और उटपटांग व्यवहार कर रहा है तो व्यवहार में परिवर्तन तो है, लेकिन वो सीखना नहीं है। यानी सीखना स्थायी परिवर्तन है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। और वो स्थायी परिवर्तन इसके द्वारा हुआ हो, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण हुआ हो, और दूसरे कारण से स्थायी परिवर्तन भी हुआ हो, वो भी सीखना नहीं है। अब देखिए, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम है, तो व्यवहार में यदि अस्थायी परिवर्तन है तो वो अधिगम नहीं है। जैसे व्यवहार में तबीयत खराब होने के कारण परिवर्तन, उसके बाद फिर वो
विलोपन हो जाता है उसका, तो वो जो है वो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन सीखना नहीं है। प्रश्न नंबर आगे पे हम चलते हैं, अगले प्रश्न पे। जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए, जैविकीय अनुबंधन को पुनर्वलन सिद्धांत, इसी को पुनर्वलन सिद्धांत भी कहते हैं। जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये हॉल ने दिया है। इसी को पुनर्वलन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है, पुनर्वलन का आधार क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पुनर्वलन का आधार क्या है? तो पुनर्वलन का आधार आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के पुनर्वलन संभव नहीं है। जब आवश्यकता होगी तभी बच्चा पुनर्वलित होगा। जब आवश्यकता ही नहीं है तो पुनर्वलन का कोई महत्व नहीं होता है। आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है। आवश्यकता की पूर्ति ही सीखने की प्रक्रिया का आधार है। अगर सीखने की प्रक्रिया तब तक नहीं होती जब तक आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता की पूर्ति ही जो है सीखने की प्रक्रिया का आधार है। ये सबलीकरण या पुनर्वलन का सिद्धांत है ये। और सीखना अर्थात अधिगम अर्थात लर्निंग, इस पर आज हमारा जो है ये चौथा भाग है। और चौथे भाग का ये अंतिम प्रश्न है आज। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। कौन सा सिद्धांत है जो ये कहता है कि समस्या का अचानक समाधान हो जाता है? तो ये गेस्टाल्टवादी कहते हैं और ये सूझ का सिद्धांत कहता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे संपन्न होता है। आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है और इसी के साथ अधिगम पर लगभग हम 80 प्रश्नों के आसपास प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके बाहर का अधिगम से कुछ भी नहीं आएगा। आप अच्छे से पढ़ लें और कई बार अगर पढ़ लेते हैं तो निश्चित वो भूलेगा नहीं आपको। प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इन प्रश्नों को आप अपने सफलता के लिए उचित मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद हम दोस्तों आपके समक्ष हम व्यक्तित्व पर प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने का इंतज़ार करिएगा और व्यक्तित्व पर आधारित हम प्रश्न आपके समक्ष अगले वीडियो में और 4-5 वीडियो के माध्यम से हम समस्त व्यक्तित्व के प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे। आप सारे वीडियोज़ देखेंगे। निश्चित है कि आपकी सफलता में हमारे ये वीडियोज़, हमारा चैनल आपके लिए मेल का पत्थर साबित होगा। थैंक यू सो मच।